नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी काव्य जगत में। आज हम पढ़ेंगे 9वीं कक्षा हेतु निर्धारित क्षितिज भाग 1 में संकलित कविता मेघ आए, और जिसके रचनाकार हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो बच्चों, कविता पढ़ने से पूर्व आइए पहले संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सन 1927 को हुआ। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा ग्रहण की। आरंभ में उन्हें आजीविका हेतु काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, मतलब अपना घर चलाने के लिए उन्हें काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बाद में दिनमान के उपसंपादक एवं चर्चित बाल पत्रिका पराग के संपादक बने। सन 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो गया। बच्चों, उनकी प्रमुख रचनाएं हैं काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग आदि। नई कविता के प्रमुख कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने उपन्यास, नाटक, निबंध, मतलब ये सारी हिंदी की विधाएं हैं, इन और प्रचुर मात्रा में बाल साहित्य भी लिखा है। दिनमान में प्रकाशित चर्चे और चरखे स्तंभ के लिए सर्वेश्वर बहुत चर्चित रहे हैं। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। सर्वेश्वर के काव्य में ग्रामीण संवेदना के साथ शहरी मध्यवर्गीय जीवन बोध भी व्यक्त हुआ है, और यह बोध उनके कथ्य में ही नहीं, भाषा में भी दिखाई देता है। बच्चों, सर्वेश्वर की भाषा सहज एवं लोक की महक लिए हुए है, यानी उनकी भाषा बोधगम्य है, आसानी से समझ में आने वाली है और जो जन सामान्य के बहुत ही निकट है। संकलित कविता में कवि ने मेघों के आने की तुलना सजकर आए प्रवासी अतिथि अर्थात दामाद से की है। ग्रामीण संस्कृति में दामाद के आने पर उल्लास का जो वातावरण बनता है, मेघों के आने का सजीव वर्णन करते हुए कवि ने उसी उल्लास को दिखाया है। यानी प्रकृति से किस तरह से कवि ने हमारी संस्कृति को जोड़ा है। बच्चों, सचमुच कवि की अनुपम प्रतिभा का परिचायक है। तो हम आइए कविता आरंभ करें। इससे पूर्व एक दृष्टि डालेंगे शब्दार्थों पर, ताकि कविता को समझना बहुत ही सरल हो जाएगा। पहला शब्द है आगे आगे नाचती गाती बयार चली, यानी वर्षा के आगमन की खुशी में हवा बहने लगी, अथवा शहरी मेहमान के आगमन की खबर सारे गांव में तेजी से फैल गई। दूसरा अर्थ जो है वो लाक्षणिक है। बाकी चितवन, बांकपन लिए दृष्टि अर्थात तिरछी नजर। जुहार करना, आदर के साथ झुककर नमस्कार करना। क्षितिज अटारी, क्षितिज अटारी जो घर का ऊंचा स्थान होता है बच्चों, अटारी पर पहुंचे अतिथि की भांति क्षितिज पर बादल छा गए। गहराई दामिनी दमकी, बिजली चमकी, तन मन आभा से चमक उठा। क्षमा करो, गांठ खुल गई अब भ्रम की, बादल नहीं बरसेगा का भ्रम टूट गया। प्रियतम अपनी प्रिया से अब मिलने नहीं आएगा, यह भ्रम टूट गया। अगला शब्द है बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, यानी मेघ झरझर बरसने लगे, अथवा प्रिया प्रियतम के मिलने से खुशी के आंसू छलक उठे। तो ये तो थे बच्चों कविता के शब्दार्थ। तो आइए अब व्याख्यात्मक एवं स्पष्टीकरण विधि से हम कविता को समझें। इससे पूर्व एक बार करते हैं कविता पाठ। ध्यान से सुनिएगा, उच्चारण की अशुद्धता न हो। मेघ आए, मेघ आए बड़े बनठन के संवर के,
आगे आगे नाचती गाती बयार चली। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। पाहुन जो आए हों गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। बांके चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके। मेघ आए बड़े बनठन के संवर के। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। बरस बाद सुधीली नहीं, बोली अकुलाई लता ओट हो की वार की। हरसाया ताल पानी भर के, हरसाया ताल लाया पानी परात भर के। मेघ आए बड़े बनठन के संवर के। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी धमकी। क्षमा करो खुल गई, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के। मेघ आए बड़े बनठन के संवर के। तो आइए बच्चों देखते हैं काव्य की कविता की व्याख्या। कविता का नाम है मेघ आए। देखिए मेघ आए, मेघ का अर्थ है बादल। कवि ने क्या बताना चाहा है इस कविता के माध्यम से, दो पंक्तियों में सुनिएगा पहले, इसके बाद आरंभ करते हैं कविता। देखो बच्चों, जब प्रचंड गर्मी के बाद, भयंकर गर्मी के बाद आकाश में काले बादल छा जाते हैं, तब संपूर्ण प्राणी जगत पूरे हर्षोल्लास से उनका स्वागत करते हैं। और इस कविता में मेघ अर्थात बादलों की तुलना कवि ने दामाद से की है, जो विशेष अतिथि है। और हमारी यह परंपरा रही है कि दामाद को विशेष अतिथि समझा जाता है और उसके मान सम्मान और स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ी जाती। विशेषतः गाँव में तो सारा गाँव ही उसके आदत सत्कार में जुट जाता है। यानी जो विशेष अतिथि है दामाद, वह एक घर का नहीं पूरे गांव का ही दामाद होता है। मतलब सभी उसको अपने घर का सदस्य मानते हैं और तभी उसका सभी लोग आदर सत्कार करते हैं। तो प्रकृति के माध्यम से किस प्रकार कवि ने इस बात को कितनी खूबसूरती से मार्मिकता से समझाया है। मेघ आए बड़े बनठन के संवर के। कवि कहते हैं कि बादलों में आकाश बन ठन कर संवर कर तैयार होकर बरसने के लिए आ गए। आगे आगे नाचती गाती बयार चली, और उन बादलों के आगे आगे नृत्य करती हुई, गायन करती हुई, यानी नाचती गाती हुई शीतल पवन आ रही है। कैसे कि बादल जो है वह विशेष अतिथि है, और जो विशेष है स्वाभाविक है सज संवर कर आएगा। तो उनके स्वागत में आगे आगे नाचती गाती हुई हवा इस प्रकार चल रही है कि जैसे गांव की लड़कियां दामाद के साथ साथ चलती हैं, अपना हर्षोल्लास प्रकट करती हुई उसके साथ चलती हैं। और साथ ही क्या होता है, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। हर गली के दरवाजे खिड़कियां खुलने लगे। लोग उस विशेष अतिथि की, बादल रूपी दामाद की राह देखते हुए क्या करने लगे, एकदम से अपनी खिड़कियां खोल देते हैं। यानी सबके दरवाजे खिड़कियां खुलने लगे केवल उसकी एक झलक देखने के लिए। सभी उत्सुकतापूर्वक बादलों की प्रतीक्षा कर रहे थे। पुनः एक बार देख लेते हैं। मेघ आए बड़े बनठन के संवर के, आकाश में काले बादल छा गए हैं जो वर्षा करने के लिए तैयार हैं। आगे आगे नाचती गाती बयार चली कि उन बादलों के आगे आगे नाचती गाती बयार चली से तात्पर्य है कि वर्षा होने से पहले जब आकाश में बादल छा जाते हैं उनसे पूर्व ठंडी हवा चलती है। तो हवा का आगमन का मतलब क्या है, यहाँ पर लाक्षणिक अर्थ क्या है कि गांव में जैसे विशेष अतिथि अर्थात दामाद जब शहर से गांव में आया है तो उसके स्वागत में सभी लोग तत्पर हैं।
जो बिल्कुल सज धज कर संवर कर, जैसे ससुराल में अपने ससुराल में आता है गांव में, तो सज संवर कर आ रहा है और आगे आगे नाचती गाती बयार चली। हवा रूपी लड़कियां जो हैं वो साथ साथ उसके स्वागत में चल रही हैं। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, और उत्सुकतावश गलियों के खिड़की दरवाजे खुलने लगे। दोनों अर्थ हैं इसके। पहले तो ठंडी हवा के चलने से जो प्रचंड गर्मी से लोग तप गए थे, दुखी हो गए थे, शीतल हवा का झोंका का एहसास होते ही उन्होंने एकदम अपने दरवाजे खिड़कियां खोल दिए। और दूसरा अर्थ क्या है कि जब विशेष अतिथि अर्थात दामाद गांव में आया है, यानी शहर से गांव में आया है, तो उत्सुकतावश सभी लोग दरवाजे खिड़कियां खोलकर उनको देखने लगे। पाहुन जो आए हों गांव में शहर के, उन्हें लगा कि मानो शहर से गांव में दामाद आए हैं, अपनी ससुराल में आए हैं। सभी उनके स्वागत में जी जान से जुट गए हैं। पेड़ झुक झांकने लगे, गर्दन उचकाए, आंधी चली, धूल भागी, घाघरा उठाए। पेड़ झुक झांकने लगे, यानी जब बादल आए आकाश में तब शीतल हवा भी आई, और वह शीतल मंद पवन जब चली तो जब वह कभी तेज़ हो जाती है, कभी कम हो जाती है, और कभी बहुत तेज़ी से चलती है, आंधी का रूप ले लेती है। यानी जब बहुत तेज़ आंधी चली तो क्या हुआ, उसका प्रभाव पेड़ों पर क्या पड़ा कि पेड़ कभी तो पूरी तरह से नीचे झुक जाते हैं, कभी एकदम से सीधे खड़े हो जाते हैं। तब लगता है मानो गांव के आदमी गर्दन उठा उठा कर उस विशेष अतिथि को देख रहे हैं। धूल भागी, घाघरा उठाए। आंधी जब चलती है तो आपने देखा होगा कई बार आंधी बच्चों बिल्कुल चक्र के आकार में घूमती है, वृत्त के आकार में घूमती है, गोल गोल एक जगह पर। नहीं देखी हो तो देखना, कभी नोट करना इस बात को आप। तो इसीलिए कवि ने कहा है कि वह जो चंचल युवती है गांव की, वह अपना घाघरा उठाकर भाग रही है। जब धूल भरी आंधियाँ चल रही हैं, उनकी तुलना कवि ने गांव की चंचल युवतियों से की है। बाकी चितवन उठा, नदी ठिठकी, घूंघट सरके, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। और बहती हुई नदी भी ठिठक गई, रुक गई जब उसने देखा कि आकाश में बादल छा गए हैं। अर्थात नदी रूपी नायिका थम करके घूंघट की ओट से अपने प्रियतम, बादल रूपी अपने प्रियतम को देख रही है। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, बादल बन ठन के तैयार होकर बरसने के लिए आकाश में आ गए हैं। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधीलिनी, बोली अकुलाई लता, ओठ हो की वार की। और देखो बच्चों, बूढ़े पीपल ने, पीपल को बूढ़ा क्यों कहा? पीपल का पेड़ बहुत पुराना है, इसीलिए उसको बड़ा बूढ़ा कहा गया है, बुजुर्ग का प्रतीक है घर के। तो उसने आगे बढ़कर जुहार की, यानी बादलों का सम्मान किया। और इसी प्रकार घर में जब गांव में बादल रूपी विशेष अतिथि आया, दामाद आया, तो आगे बढ़कर प्रिया ने क्या कहा, नायिका ने क्या कहा, उनको उल्हाना दिया। और उल्हाना भी कैसे दिया? दरवाजे की ओर से। किवार का मतलब दरवाज़ा, दरवाजे के पीछे छिपकर उन्होंने उल्हाना दिया कि बरस बाद सुधीलिनी, कि तुमने तो हमारी खोज खबर बरस के बाद ली है, इससे पहले तुमने हमारी कोई खोज खबर नहीं ली। हर साया ताल लाया, पानी परात भर के। हर साया का मतलब प्रसन्न होना, ताल तालाब, लाया पानी परात भर कर। परात आप जानते ही हैं, सबके घरों में मिलेगी। अब प्रसन्न होकर तालाब पानी भर लाया। वर्षा में क्या होता है, छोटे छोटे गड्ढे भर जाते हैं, तालाब, नदी तालाब पानी से भर जाते हैं। तो कवि ने बड़ी खूबसूरत कल्पना के साथ बताया है कि ऐसा लगा मानो उस बादल रूपी विशेष अतिथि के स्वागत में तालाब ने परात भरकर पानी लेकर आया है। जो तालाब है वो बादल रूपी अतिथि के स्वागत के लिए पानी की परात भरकर ले आया। ये अपने देश में बच्चों प्राचीन परंपरा थी हमारी कि जो अतिथि है उसको देवतुल्य माना जाता है और उनका स्वागत जो है पैर धोकर किया जाता था, परात में पानी लाया जाता था। आप जानते हैं ना कि भगवान कृष्ण ने भी सुदामा के पैर धोए थे, और केवट ने भी जब वो गंगा पार कराने लगे श्री राम को तो पहले उनके पैर धोए थे, तब उनको नाव में बैठने दिया था। तो ये वही परंपरा है।
मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, बादल बनकर ठनकर तैयार होकर बरसने के लिए आकाश में छा गए हैं। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी, और तभी क्या हुआ, बादल तैयार थे बिल्कुल बरसने के लिए, और क्षितिज में, क्षितिज आप जानते हैं किसे कहते हैं, जहाँ धरती और आसमान दोनों मिलते हुए दिखाई देते हैं लेकिन वास्तव में कहीं मिलते नहीं हैं। तो क्षितिज रूपी अटारी, यहाँ पर रूपक अलंकार भी है, क्षितिज को ही अटारी कह दिया गया। और अटारी शब्द क्या है बच्चों, ये बालकनी का देशज रूप है। बालकनी तो आप जानते ही हैं, बालकनी में अपनी खड़े होते हो ना घर की, तो ऐसे ही क्षितिज को अटारी बना दिया कवि ने। और उस अटारी में जो बादल है, दामाद रूपी विशेष अतिथि जो वहाँ अटारी में यानी बादल के रूप में हैं, आ गए हैं, और उसका सम्मान की दृष्टि से सभी उनको देख रहे हैं, प्रसन्न होकर के देख रहे हैं। और तभी क्या हुआ, गहराई दामिनी दमकी, बहुत गहनता से और तेजी से बिजली चमकी। दामिनी दमकी अनुप्रास अलंकार भी है, यहाँ पर रेखांकित करते जाएंगे। क्षमा करो गांठ खुल गई भ्रम की, और बिजली चमकने के साथ ही जैसे ही वर्षा आरंभ हो गई तो नायिका का भ्रम भी दूर हो गया। तो नायिका पुनः अपनी जो गलत धारणा उसने अपने प्रिय के प्रति बना ली थी मन में, उसके लिए वह पश्चाताप कर रही है और कहती है कि मुझे क्षमा कर दो, मेरा भ्रम टूट गया, कि मैंने जो भ्रम पाल लिया था कि अब प्रिय नहीं आएंगे कभी भी और न ही मुझसे मिल पाएंगे। लेकिन जब वर्षा के रूप में प्रियतम सामने आ गए तो वह प्रसन्न हो गई और उसका भ्रम टूट गया। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, और दोनों अर्थ है बच्चों इसके कि प्रचंड गर्मी से समूचा प्राणी जगत जो तप रहा था, दुखी हो रहा था, तुरंत प्रसन्न हो गया, संतुष्ट हो गया, खुशी से झूम उठा जब बादल बरसे, जब वर्षा हुई। और दूसरी ओर जो नायक और नायिका का एक लंबे समय के बाद मिलन हुआ तो प्रसन्नता से खुशी के आंसू आंखों में आ गए। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, बादल बहुत ही तैयार होकर सजकर संवरकर प्राणी जगत को संतुष्ट करने के लिए आकाश में छा गए। तो यह थी बच्चों कविता की व्याख्या, और कविता के मुख्य बिंदुओं पर एक बार दृष्टि डालते हैं। हमारे कविता का नाम क्या है, मेघ आए। कवि का नाम क्या है, बोलिए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कवि का नाम है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कवि का काल कौन सा है, आधुनिक काल, और भाषा खड़ी बोली, छंद मुक्त छंद है। और रस कौन सा है बच्चों इसमें, पता है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि रस कौन सा है इसमें, जहाँ सुंदरता की बात हो, सजावट की बात हो, है ना, प्रिय मिलन की बात हो, प्रेम की बात होती है, वहाँ सदा श्रृंगार रस होता है। तो रस है इसमें श्रृंगार। तो आपने सभी बिंदुओं पर बहुत ध्यान से मनन करके सुंदर लेख में इनको लिखना है। आइए अब चर्चा कर लेते हैं अभ्यास कार्य पर, यानी प्रश्न अभ्यास। प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। बादलों के आने पर प्रकृति में जिन गतिशील क्रियाओं को कवि ने चित्रित किया है उन्हें लिखिए। कि जैसे बादल आकाश में छा जाते हैं तो कवि ने बहुत सी गतिविधियों का इसमें कविता में वर्णन किया है। तो कौन सी ऐसी गतिविधियां हैं बच्चों, देखो, बादलों के आने पर प्रकृति में अनेक परिवर्तन हो जाते हैं, अनेक परिवर्तन दिखाई देते हैं, जैसे ठंडी हवाओं का चलना, गर्मी से परेशान लोगों का खिड़की दरवाजे खोलना, कभी धूल भरी आंधियाँ चलना। तो कवि ने विभिन्न प्रतिमानों के माध्यम से गतिशील क्रियाओं को चित्रित किया है। जैसे बादल रूपी अतिथि के सम्मान में हवाओं का नाचना गाना, बहती हुई नदी का ठिठक जाना, वृक्षों का गर्दन उचकाकर उस विशेष अतिथि को देखना आदि ऐसी बहुत सी गतिशील क्रियाएं हैं जिनका कवि ने मार्मिक चित्रण किया है। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित किसके प्रतीक हैं? किसके प्रतीक हैं? क्या क्या चीज़ें? धूल, पेड़, नदी, लता और ताल। देखिए, धूल किसकी प्रतीक है? गांव की चंचल युवती की। धूल किसकी प्रतीक है? गांव की चंचल युवतियों की, जो
तेजी से जब आंधी चलती है अपना घाघरा उठाकर दौड़ती हैं। तो इसी प्रकार से धूल तो है गांव की चंचल युवतियों की प्रतीक है, और पेड़, पेड़ किसके प्रतीक हैं? गांव के सामान्य लोगों के, सामान्य आदमी के, ठीक है, जो गांव में विशेष अतिथि के आने पर क्या करते हैं कि उनको गर्दन उचका उचका कर देखते हैं, यानी कभी गर्दन सीधी हो जाती है। देखा ना आपने, पढ़ा था कविता में कि जब बहुत तेज़ हवा आंधी चलती है तो पेड़ कभी झुक जाते हैं, कभी सीधे हो जाते हैं। तो इस प्रकार जो पेड़ हैं वो गांव के सामान्य लोगों के, आदमियों के प्रतीक हैं। वो गर्दन उठा उठा कर उस विशेष अतिथि को यानी दामाद को देखते हैं। इसके बाद है नदी। नदी क्या है? नदी भी गांव की चंचल युवती की प्रतीक है, नायिका की प्रतीक है, जो बादल रूपी दामाद को आया देखकर मारे खुशी के बहती हुई ठिठक कर रुक जाती है, ठिठक जाती है। ठिठकने का मतलब ही रुकना है। आगे है लता। लता क्या है? लता विरहिणी नायिका है। विरहिणी का मतलब जो अपने प्रिय से बहुत दूर है। हाँ, विरहिणी नायिका की प्रतीक है, जो प्रिय के देर से आने पर उसको उलाहना देती है कि बहुत लंबे समय के बाद तुमने हमारी खोज खबर ली। इसके बाद है ताल। ताल घर का एक सदस्य है जो उसके स्वागत में पानी भरकर लाया है। तो इस प्रकार ये पूर्ण हो गया हमारा प्रश्न 2। प्रश्न संख्या 3। लता ने बादल रूपी मेहमान का किवाड़ या नहीं दरवाजे की ओर से देखा। मेहमान को किस तरह से देखा? लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह से देखा और क्यों? तो देखो, लता ने बादल रूपी मेहमान को, अभी आपने कविता में पढ़ा है, किवाड़ यानी दरवाजे के पीछे से देखा, दरवाजे की ओर से देखा। और क्यों देखा? यहाँ पर क्योंकि बच्चों गाँव में लड़कियाँ अपने पति से खुलेआम नहीं मिल सकती, तो इसीलिए उन्होंने चुपचाप छिप करके दरवाजे से देखा। तो उसी बात को कवि ने यहाँ पर दर्शाया है। और बच्चों यहाँ कवि ने लता का बहुत ही खूबसूरत मानवीकरण किया है कि जो लता रूपी नायिका है वह लजाते हुए अपने प्रिय बादल को दरवाजे के पीछे से छिपकर देखती है, जो संकोचवश सामने नहीं आ पाती। अगला प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। क भाग, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। मतलब इन पंक्तियों में सचमुच कवि की कल्पना शक्ति अनुपम है बच्चों। भाव ये है कि नायिका को भ्रम हो गया था कि अब उसके प्रिय नहीं आएंगे, परंतु बादल रूपी नायक के आने पर क्या हो जाता है, उसका सारा भ्रम दूर हो जाता है, सारी शंकाएं मिट जाती हैं और वह अपने प्रिय के प्रति इस प्रकार की धारणा के लिए उससे क्षमा मांगती है। वही है इस पंक्ति में, क्षमा करो गांठ अब खुल गई भरम की, कि अब मुझे क्षमा कर दें कि मेरे मन में जो भ्रम था वह तुरंत दूर हो गया। अगला है, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके। कि तिरछी दृष्टि उठाकर, तिरछी नज़र उठाकर नदी ने किसको देखा? आकाश को, अपने प्रियतम को देखा। घूंघट सरकाकर, नदी घूंघट की ओट से देखा, यानी नदी रूपी नायिका ने बादल को ठिठक कर, रुक कर और बिल्कुल लजाते हुए घूंघट की ओट से देखा। मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या क्या परिवर्तन हुए? तो मेघ रूपी मेहमान के आने से क्या क्या परिवर्तन हुए बच्चों? वातावरण में बहुत अधिक परिवर्तन होते हैं बादलों के छा जाने से, कि चारों ओर सुहावना मौसम होता है, ठंडी हवाएं चलती हैं और गर्मी से तपते हुए मनुष्य को राहत मिल जाती है। सकल प्राणी जगत प्रसन्न हो उठता है, खुशी से झूम उठता है। तो इस प्रकार, और सारी प्रकृति हरी भरी नज़र आती है ना। तो इस प्रकार से बहुत से परिवर्तन हमें प्रकृति में दिखाई देते हैं। पीपल का पुराना पेड़ भी झुक सा जाता है। अंत में कड़कने के साथ, बिजली कड़कने के साथ जोर से वर्षा होती है ना। तो इस प्रकार से बहुत परिवर्तन हमें अपने चारों ओर प्रकृति में दिखाई देते हैं। नदी तालाब के पानी में उथल पुथल मच जाती है। तो इस प्रकार से आप बहुत समझकर विवेकपूर्वक इसका उत्तर लिखेंगे सटीक वाक्यों में।
इसके बाद है छठा प्रश्न, मेघों के लिए, बादल के लिए बन ठन कर संवर कर आने की बात क्यों कही गई है? कि कहा ना, मेघ आए बन ठन के संवर के, ऐसा क्यों कहा? देखो बच्चों, किसान का जीवन किस पर निर्भर होता है? खेती पर, और खेती निर्भर होती है वर्षा पर। इसलिए जब लंबे समय के बाद बादल आकाश में दिखाई देते हैं तो लोगों की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि लंबे समय से लोग बेचैनी से, उत्सुकता से उनकी प्रतीक्षा करते हैं। और जब लंबे समय से उनकी प्रतीक्षा करते हैं, जिस चीज़ की हम कर रहे हैं देखने की उत्सुकता होती है, तो वह चीज़ उन्हें बड़ी खूबसूरत लगती है, आकाश में सजे धजे लगते हैं, उन्हें बादलों का स्वरूप सजा हुआ लगता है, सुंदर लगता है। और इसी प्रकार से यदि अतिथि बहुत प्रतीक्षा के बाद आता है, देर में आता है, तो स्वाभाविक है सज संवर कर तैयार होकर आएगा, उसको समय भी लगेगा, और अतिथि है और वह भी विशेष, यानी दामाद के समान, तो उसका स्वरूप भी सजा संवरा होता है। इसीलिए कवि ने दोनों में बहुत खूबसूरत साम्य स्थापित करने का प्रयास किया है। प्रश्न संख्या 7, कविता में आए मानवीकरण तथा रूपक अलंकार के उदाहरण खोजकर लिखिए। देखो बच्चों, पूरी कविता में ही मानवीकरण अलंकार, कौन सा अलंकार है? मानवीकरण। तो शुरू से लेकर अंत तक हर पंक्ति में आपको मानवीकरण दिखाई देगा। और मानवीकरण का मतलब आप अच्छे से समझते हैं कि जब मनुष्य की क्रियाओं को, मनुष्य की गतिविधियों को जड़ चीज़ों में आरोपित कर दिया जाता है, वहाँ मानवीकरण होता है ना। मेघ आए, पहली पंक्ति में ही मेघ आए बन ठन के संवर के, कि बादल किस प्रकार से तैयार होकर बन संवर कर बरसने के लिए आ गए हैं, तो इसमें मानवीकरण है। दामिनी दम की, मिलन के अश्रु ढर के, पूरी कविता में ही मानवीकरण अलंकार है। अगला प्रश्न है, अच्छा, और दूसरा भी बात इसमें पूछिए, रूपक अलंकार, कि रूपक अलंकार कौन कौन से हैं? ये रूपक अलंकार के उदाहरण हैं, क्षितिज अटारी, क्षितिज को ही अटारी कह दिया गया, मिलन के अश्रु, दामिनी दम की, ठीक है ना। तो ये सारे रूपक के उदाहरण हैं, और भी आप खोजेंगे तो अवश्य मिल जाएंगे। प्रश्न संख्या 8, कविता में जिन रीति रिवाजों का मार्मिक चित्रण हुआ है उनका वर्णन कीजिए। निसंदेह जितने रीति रिवाजों का चित्रण इस कविता में हुआ है बच्चों, वह अत्यंत मार्मिक है। मार्मिक का मतलब मन को छू लेने वाला। तो इस कविता में रीति रिवाजों के माध्यम से बच्चों, कवि ने वर्षा ऋतु का बहुत ही खूबसूरत चित्रण किया है। जैसे मेहमान के आने पर पूरे गांव में खुशी का माहौल छा जाता है, सभी लोग अपने अपने तरीकों से, अपने अपने हिसाब से आने वाले अतिथि का स्वागत करने में जुट जाते हैं। और गांव में स्त्रियां अपने अपने रिश्ते नाते के हिसाब से मेहमानों से पर्दा करती हैं। घर के बुजुर्ग झुककर उनका सम्मान करते हैं, पैरों के लिए परात में पानी भरकर लाते हैं। तो इस प्रकार कवि ने बहुत सी जो हमारे रीति रिवाज हैं, जो ग्रामीण संस्कृति से जुड़े हुए हैं, उनका बहुत ही खूबसूरती से वर्णन किया है। चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। कविता में कवि ने आकाश में बादल और गांव में मेहमान अर्थात दामाद के आने का जो रोचक वर्णन किया है उसे लिखिए। तो कवि ने क्या रोचक वर्णन, कितनी रोचकता से, बहुत ही सुंदरता से वर्णन किया है। कवि ने मेघ और दामाद दोनों में समानता स्थापित की है। कैसे? जब गांव में बादल दिखते हैं तो गांव वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, वे मिलकर खुशी मनाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। इसी प्रकार बादल आकाश में छा जाते हैं तो किसान वर्ग का मन मयूर नाच उठता है, नाच गाकर अपनी खुशी अभिव्यक्त करते हैं वे। और बच्चों, प्रकृति पर भी कितना सुंदर प्रभाव दिखाई देता है। हवाएं चलती हैं, पेड़ संतुलन खोकर हवा में झूमने लगते हैं, नदी तालाबों के पानी में उथल पुथल मच जाती है। और ठीक इसी प्रकार से जब गांव में कोई दामाद आता है, चाहे वो किसी भी घर का हो, पूरे गांव का ही वह एक सदस्य होता है घर का, यानी सारे गांव उसको अपना ही मानते हैं और जी जान से उसके स्वागत में लग जाते हैं। तो इस प्रकार कवि की कल्पना बहुत ही खूबसूरत है, जो प्रकृति और विशेष अतिथि
दामाद को जोड़ा है साथ में, और सचमुच मार्मिकता का सुंदर उदाहरण है। प्रश्न संख्या 10, काव्य सौंदर्य लिखिए। काव्य सौंदर्य क्या है, अभी आपको सारा बताए। काव्य सौंदर्य ही है ये। पाहुन ज्यों आए हों गाँव में शहर के। सबसे पहले तो अपने लिखेंगे कि कवि की भाषा सरस और रोचक है। पाहुन ज्यों आए हों, ज्यों किसका वाचक है, उत्प्रेक्षा अलंकार का वाचक है, कि मानो गांव में कोई शहर का मेहमान आ गया हो। पाहुन का मतलब विशेष अतिथि, दामाद, दामाद को कहते हैं कि मानो गांव कोई शहरी दामाद जो है वह गांव में आ गया हो। तो कवि की इस प्रकार की कल्पना सचमुच अनुपम है। मेघ आए बंठन के संवर के, मानवीकरण अलंकार का बहुत खूबसूरत उदाहरण है। भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। इस प्रकार आप काव्य सौंदर्य से संबंधित ये बातें बच्चों इसमें लिख सकते हैं। इसके पश्चात है प्रश्न संख्या 11, रचना और अभिव्यक्ति। वर्षा के आने पर अपने आसपास के वातावरण में हुए परिवर्तनों को ध्यान से देखकर अनुच्छेद लिखिए। अनुच्छेद आप जानते हैं कि 10-12 पंक्तियों का एक ही पैराग्राफ, एक ही पैरे में जो जितनी बातें लिखी जाती हैं वो अनुच्छेद कहलाता है। तो वर्षा के आने पर बच्चों यह क्रियात्मक कार्य आपने स्वयं करना है कि आपको जब बारिश होती है तो आपके आसपास के वातावरण में क्या बदलाव दिखाई देते हैं, क्या दिखाई देते हैं। जैसे पूरी प्रकृति पर सौंदर्य छा जाता है, हरी भरी धुली निखरी और साफ पेड़ पौधे सब निखरे हुए दिखाई देते हैं, सड़कें चमक जाती हैं, और मन प्रसन्न हो उठता है। बच्चों के झुंड पानी में खेलते हुए दिखाई देते हैं, उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहता। हाँ, दूसरी बात ये भी है कि थोड़ी बहुत परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। जगह जगह पानी भर जाता है, आने जाने में असुविधा होती है, यातायात वालों को भी यातायात की भी परेशानी हो जाती है। कुल मिलाकर जो है वातावरण सुहावना होता है और वर्षा ऋतु का प्रभाव सकारात्मक और अच्छा पड़ता है। तो इस प्रकार से आप इन जो मैंने आपको समझाया इसकी मदद से बहुत सुंदर अनुच्छेद लिखेंगे। कवि ने पीपल को ही बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा है, पता लगाइए। पीपल का वृक्ष सबसे पुराना है, इसीलिए उसकी आयु भी अधिक है, वह सबसे बड़ा है। और बुजुर्ग भी, जिसकी अधिक आयु होती है, बड़ा हो जाता है, घर में बुजुर्ग ही सबसे बड़ा होता है, इसीलिए पीपल को भी बुजुर्ग कहा गया है। और जो पीपल का पेड़ है बुजुर्ग के समान ही हमें घनी छाँव देता है, और बुजुर्ग के समान ही आप जानते हैं ना, लोग उसकी पूजा भी करते हैं पीपल की। तो इसी प्रकार जो है पीपल का पेड़ बुजुर्ग के साथ पूरी साम्य समानता रखता है। 13वां प्रश्न है, कविता में मेघ को पाहुन के रूप में चित्रित किया गया है, यानी बादल को विशेष अतिथि दामाद के रूप में दर्शाया गया है। और हमारे यहाँ अतिथि यानी दामाद को विशेष महत्व दिया जाता है, और इस परंपरा में आज कुछ परिवर्तन भी आ गया है। तो आपको इसके क्या कारण दिखाई देते हैं? देखो बच्चों, निसंदेह हमारा जो देश है परंपराओं का देश है, और हमारी संस्कृति आरंभ से ही जो मेहमान है उसको भगवान तुल्य मानती आई है। और जो दामाद है उसका अतिथि के समान ही और वह तो विशेष अतिथि जिसको माना जाता है, बहुत अधिक स्वागत करते हैं, यहाँ तक कि पैर धो करके उनका स्वागत किया जाता है। आज लगभग ही है परंपरा जो है समाप्त सी हो गई है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं जो है आज भी दिखाई देती है। तो बच्चों मतलब ये है कि हमारा जो देश है वो भारत की संस्कृति, हमारे देश की संस्कृति, हमारी परंपरा क्या है कि हम आने वाले अतिथि को बहुत महत्व देते हैं, तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं। आज भी बहुत से लोग इस परंपरा को निभा रहे हैं, उसका पालन कर रहे हैं, लेकिन आज समय बदल चुका है और समय के बदलाव के साथ इसमें बहुत परिवर्तन आ चुका है, और जिसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे संयुक्त परिवारों का टूटना, शहरीकरण, लोग शहरों की ओर भाग रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति की ओर झुकाव,
लोग अपनी संस्कृति को छोड़कर पाश्चात्य विदेशों की ओर दौड़ रहे हैं और व्यस्त जीवन, बहुत अधिक लोगों का जीवन व्यस्त हो गया है, उनके पास समय ही नहीं है इन चीज़ों के लिए, बढ़ती हुई महंगाई आदि। तो इन सब कारणों से व्यक्ति क्या हो गया, आत्म केंद्रित हो गया है बच्चों, और वो केवल अपने बारे में ही सोचता है। तो दूसरों के लिए तो आज उसके पास समय और पैसा दोनों का ही अभाव है। तो इसलिए आज वे परंपराएं जो कवि ने बताई हैं लगभग आज लुप्त होती जा रही हैं, कहीं कहीं दिखाई देती हैं, लगभग ये समाप्त ही हो चुकी हैं। अगला प्रश्न है, कविता में आए मुहावरों को छांटकर अपने वाक्यों में प्रयुक्त कीजिए। ये कार्य आपने खुद करना है, मुहावरे छांटने हैं और अपने वाक्यों में प्रयोग करें और कल मुझे अवश्य दिखाएं। 16वां प्रश्न है, मेघ आए कविता की भाषा सरल और सहज है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। पूरी कविता ही आपकी कैसी है बच्चों, सरल है। मेघ आए बन ठन के संवर के, है ना, आसानी से समझ में आता है कि बादल बनकर ठन कर संवर कर आ गए। तो इस प्रकार हर वाक्य सदा हुआ, सामान्य, सरस और रोचक भाषा में है, बहुत अच्छी तरह से हमारी समझ में आता है। तो भाषा निसंदेह सरल, सरस और रोचक है, मन को छूने वाली है। तो बच्चों इस प्रकार हमारी कविता संपन्न हुई, अभ्यास सहित हमारा कार्य पूरा हो गया। आपने पूरी कविता को चिंतन मनन पूर्वक एक बार दोहराना है। समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे नई कविता के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।